हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू दिस चैनल इंग्लिश एट योर फिंगर टिप्स। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी टाइम एंड टेंस सीरीज की पार्ट 16 को एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपने पार्ट 15 में 12 टेंसेस की स्टडी की है, 13 में आपने इम्पेरेटिव सेंटेंस देखा है, 14 में आपने लेट वाले सेंटेंसेस को पढ़ा है और 15 में आपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को पढ़ा है। और इसके जो पार्ट 16 जो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, इसमें आज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में हम बताएंगे। जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य भी कहा गया है, इच्छा सूचक सेंटेंस भी हम इनको कहते हैं। कौन से सेंटेंस होते हैं स्टूडेंट्स इच्छा सूचक, उनकी क्या पहचान होती है वो आज हम देखेंगे, और उनको ट्रांसलेट करने के क्या नियम होते हैं, क्या रूल्स होते हैं और किस तरह से उनको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं हिंदी में दिए हुए सेंटेंस को इंग्लिश में। ये बेसिक यदि हमें पता है तो फिर इनका हम ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कर पाएंगे, और यदि हमें इनके बेसिक्स नहीं पता होते तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन में यानी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए दिए हुए हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तो हमसे नहीं हो पाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए दिए हैं, ऑप्टेटिव को असर्टिव में बदलने के लिए दिए हैं, तो फिर वो प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए पहले बेसिक हमें पता होना चाहिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं और उनको ट्रांसलेट हम किस तरह से करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या पहचान होती है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की, कि जिन सेंटेंसेस में आशीर्वाद, अभिशाप, शुभकामना, बधाई, अभिवादन, ईश्वर से प्रार्थना तथा धन्यवाद देना आदि का भाव होता है। देखिए स्टूडेंट्स, कितने सारे भाव होते हैं, कौन कौन से सेंटेंस में किस किस भाव को हम जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस में आशीर्वाद का भाव हो, सेंटेंस में अभिशाप का भाव हो, सेंटेंस में शुभकामना दी गई हो, सेंटेंस में बधाई देने का भाव हो, सेंटेंस में अभिवादन का भाव हो, अभिवादन में गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय ये आते हैं, ईश्वर से प्रार्थना की गई हो, ईश्वर से प्रार्थना करते टाइम भी किसी के लिए, किसी की भलाई के लिए, किसी की अच्छाई के लिए, किसी के आशीर्वाद के लिए और किसी को अभिशाप के लिए भी हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों करते हैं। किसी की अच्छाई के लिए यानी किसी को आशीर्वाद देते हुए भी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और किसी को अभिशाप देते हुए भी कई बार हम ईश्वर से प्रार्थना कर लेते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना का भाव यदि हो दोनों कंडीशन में, चाहे वो उसके लिए आशीर्वाद के रूप में हो चाहे उसके लिए वो अभिशाप के रूप में, तो ईश्वर से प्रार्थना का भाव हो। और धन्यवाद देना भी स्टूडेंट्स इसी में आता है। तो इनमें से कोई भी विधि भाव होता है तो हम उन सेंटेंसेस को क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस में इनमें से कोई सा भी भाव यदि दिया है तो हम उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, देखिए जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो, यहाँ तो ईश्वर से प्रार्थना कर ली, भगवान से प्रार्थना कर ली, और सीधा यदि भगवान से प्रार्थना करनी हो ना करनी हो, आप दीर्घायु हो। अब यहाँ सीधी शुभकामना दे दी। तो दोनों चीज़ें देखिए, यहाँ ईश्वर करे आप दीर्घायु हो तो ईश्वर से प्रार्थना है उसकी दीर्घायु होने के लिए की है। आप दीर्घायु हो, यहाँ सीधी क्या कर दी, सीधे आपको शुभकामना दे दी, आशीर्वाद दे दिया, या आपको एक तरह से आशीर्वाद दे दिया दीर्घायु होने का। तो दोनों कंडीशन में, दोनों चीज़ों में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है कि जब ईश्वर से प्रार्थना की है उसी कार्य के लिए तो हम कहेंगे कि ईश्वर से प्रार्थना है, और सीधा आशीर्वाद दे दिया तो वहाँ उस कंडीशन में हम उसको, दोनों में आशीर्वाद है। एक में आशीर्वाद ईश्वर को प्रार्थना करते हुए दिया गया है, एक में सीधा आशीर्वाद दे दिया है। तो दोनों स्थिति में ही हम क्या देखेंगे कि ये दोनों स्थिति में ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऐसे हम जब अभिशाप की बात कर रहे थे, देखिए जैसे ये ईश्वर करे आप नरक में जाओ। अब देखिए यहाँ आपको नरक में जाने के लिए किससे, ईश्वर से प्रार्थना की, और यहाँ सीधा भी कह सकते हैं कि
आप नरक में जाओ। अब ये जो आप नरक में जाओ, ये सीधा उसको अभिशाप दे दिया। और यहाँ ईश्वर करे आप नरक में जाओ, यहाँ अभिशाप देने के लिए हमने ईश्वर से प्रार्थना किया। तो वो जो मैं बता रहा था आपको कि सीधा आशीर्वाद भी दिया जा सकता है और आशीर्वाद देने के लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना की जा सकती है। और दूसरी कंडीशन में आपको सीधा अभिशाप भी दिया जा सकता है और अभिशाप देने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की जा सकती है। तो दोनों कंडीशंस में वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है। अब स्टूडेंट्स इनको ट्रांसलेट हम किस तरह से करेंगे, क्या रूल्स हैं स्टूडेंट्स इनके लिए। अभी जब हम देखते हैं इनको ट्रांसलेट करने के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि हम यूज़ करते हैं सेंटेंस के प्रारंभ में मे। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, मे एक मॉडल ऑक्सिलरी है और मे का अर्थ सकना होता है। और यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के शुरू में हम रख देते हैं तो वो सेंटेंस टैग टाइप क्वेश्चन बन जाता है। आपने दो तरह के इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़े हैं, एक टैग टाइप क्वेश्चन होता है, एक वाई टाइप क्वेश्चन होता है। तो टैग टाइप क्वेश्चन वो होता है जिसमें हिंदी में शुरू में क्या दिया हुआ होता है और उसके लिए हम वाट का यूज़ नहीं करते, बल्कि उस क्या के लिए हम हेल्पिंग वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को सेंटेंस के प्रारंभ में लिख देते हैं। तो यहाँ इन सेंटेंसेस में हम मे हेल्प मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करते हैं। और जब हम मॉडल्स पढ़ेंगे तब हम मॉडल्स में ये भी पढ़ेंगे कि मे का यूज़ जो है कहाँ कहाँ किया जाता है। तो उस कंडीशन में हम ये भी पढ़ेंगे कि मे का यूज़ हम कहाँ करते हैं। मे का यूज़ हम शुभ कामनाएं प्रकट करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में किसी भी भाव को प्रकट करने के लिए करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान रहे, यह सेंटेंस के शुरू में मे दिया होगा लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं बनाएगा सेंटेंस को, वो केवल यहाँ इच्छा प्रकट करने के लिए, यानी अभिवादन आशीर्वाद शुभकामना और बधाई और अभिशाप का भाव प्रकट करने के। तो सेंटेंस के प्रारंभ में मे। अब यहाँ एक कंडीशन क्या है कि यदि ईश्वर से प्रार्थना की होगी तो उस कंडीशन में सेंटेंस के शुरू में गॉड आ जाएगा, या यहाँ के बजाय ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो यहाँ दोनों में क्या है, इसमें फ्लैक्चर गॉड में या मे गॉड क्या हो जाएगा। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट और सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट्स मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है इनके। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मे स्टार्टिंग में आ गया और बाद में इंटरोगेटिव मार्क लगा हुआ है तो वो क्वेश्चन है, टैग टाइप क्वेश्चन। और मे स्टार्टिंग में आ गया बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप इस तरह से भी इनको दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दोनों में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं कि जो दिया गया सेंटेंस है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है या दिया गया सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। यदि मे स्टार्टिंग में आया उसके बाद मार्क ऑफ इंटेरोगेशन लगा तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, टैग टाइप क्वेश्चन है। और यदि मे स्टार्टिंग में दिया और बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो वो ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और सेंटेंस में अभिशाप का भाव हो सकता है, सेंटेंस में आशीर्वाद का भाव हो सकता है, शुभकामना का भाव हो सकता है, ईश्वर से प्रार्थना का भाव हो सकता है। तो इस तरह से हम क्या बनाएंगे, मे फिर गॉड, यदि गॉड उसमें दिया है, यदि ईश्वर से प्रार्थना नहीं तो सीधा, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ गॉड ना हो करके फिर क्या हो सकता है, अन्य कोई सब्जेक्ट होगा तो वो होगा। तो मे, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग पार्ट। अब देखिए इस सेंटेंस को देखते हैं, ईश्वर करे आप दीर्घायु हो तो क्या हो जाएगा, मे गॉड यू लिव लॉन्ग, मे गॉड यू लिव लॉन्ग। ईश्वर करे मे गॉड आप दीर्घायु हो, यू लिव लॉन्ग। और यही सेंटेंस यदि इस तरह से ना होकर के इस तरह से हो, आप दीर्घायु हो, तो उस कंडीशन में सीधा हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए सिर्फ क्या हुआ उसमें, चूंकि वहाँ ईश्वर से प्रार्थना थी तो मे गॉड आ गया था, मे गॉड यू लिव लॉन्ग। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना नहीं, सीधा आशीर्वाद दे दिया, तब क्या कह दिया, मे यू लिव लॉन्ग। इस तरह से हम सीधा कह देते हैं।
ठीक इसी तरह से यदि अभिशाप की बात हम करें तो अभिशाप में क्या आ जाएगा, अभिशाप में यहाँ इस सेंटेंस में दोनों तरीके से ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भी, ईश्वर को प्रार्थना करते हुए भी सीधे तरह से आशीर्वाद अभिशाप दिया है। ईश्वर करे आप नरक में जाओ तो क्या हो जाएगा, मे गॉड यू गो टू हेल, मे गॉड यू गो टू हेल, और यहाँ सीधा दे दिया आप नरक में जाएं तो क्या हो जाएगा, मे यू गो टू हेल, मे यू गो टू हेल। तो यदि सीधा आपको अभिशाप दे दिया मे यू गो टू हेल, बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और यदि ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आपको अभिशाप दिया है तो उस कंडीशन में मे गॉड यू गो टू हेल। और यही सेंटेंस शुरू में भी गॉड भी आ सकता है, ये क्या हो सकता है, गॉड मे यू गो टू हेल, लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या होता है कि हम इसका यूज़ बाद में करें। मे के बाद यहाँ गॉड, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाता है। यदि गॉड नहीं है तो आपका सीधा सब्जेक्ट आ जाएगा मे यू गो टू हेल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया हो, कई बार सब्जेक्ट नहीं भी दिया होता, और ऐसे सेंटेंसेज में अब देखिए जैसे मान लीजिए शुभकामनाएं हैं, तो शुभकामना में क्या हो सकता है, हैप्पी बर्थडे। अब सीधा शुभकामना दे दी, कोई मे की आवश्यकता नहीं पड़ी, कोई सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी तरह से हैप्पी होली, किसी सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं और किसी भी हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल के लिए हम जो मे का यूज़ करते हैं उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। इसी तरह से यदि हमें अभिवादन करना है, हमने क्या कर दिया, गुड मॉर्निंग, तो हमें यहाँ अभिवादन करने के लिए भी मे का यूज़ करने की आवश्यकता नहीं। हम गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड बाय, गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून हम सीधा इस तरह से कर देते, तो अभिवादन में भी हमें मे की आवश्यकता नहीं होती। और ठीक इसी तरीके से यदि हम इसकी बात करें तो इसमें भी हमें मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, तो यानी धन्यवाद देने के लिए भी हमें मे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हम सीधा क्या बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, थैंक्स बोल सकते हैं, थैंक्स अ लॉट बोल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स जो शुभकामनाएं हैं वो हम अब देखिए जैसे हैप्पी बर्थडे, इसी को हम शुभकामनाओं को, इसको हम मे से भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है, ये ऐसे भी कर सकते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। अब देखिए यहाँ भी हमें मे की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमने सीधा क्या कर दिया, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। इसी तरह से विश यू, सॉरी, विश ए वेरी हैप्पी, विश यू, विश यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे। इसी तरह से यदि हम होली को की शुभकामना दें तो उसको भी हम इसी तरह से कर सकते हैं, विश यू अ वेरी हैप्पी होली। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम, जरूरी नहीं कि हम मे का यूज़ करें, यानी बिना मे के भी हम शुभकामनाएं दे सकते हैं, बिना मे के हम अभिवादन भी कर सकते हैं और बिना मे के हम धन्यवाद भी दे सकते हैं। लेकिन जहाँ अभिशाप और आशीर्वाद की बात आती है तो अभिशाप और आशीर्वाद में हम विशेष रूप से मे का यूज़ करते हैं। वैसे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं सीधा, देखिए अभिशाप में भी अब देखिए यदि हम करें, ईश्वर करे आपको जीवन में कभी शांति ना मिले, तो हम क्या करेंगे, मे गॉड यू नेवर गेट पीस
इन योर लाइफ। और यदि हम इसी को ईश्वर करे ना होकर के ये हो जाए सीधा, आपको जीवन में कभी शांति ना मिले, यानी इससे बाद में सेंटेंस है, तो क्या हो सकता है, मे यू नेवर गोट पीस इन योर लाइफ। तो इस तरह से भी हम बना सकते हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हुए भी किसी को हम अभिशाप दे सकते हैं और सीधा भी अभिशाप दे सकते हैं। और कई बार हम क्या कर सकते हैं, बिना मे के भी हम अभिशाप दे सकते हैं। बिना मे के अभिशाप दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए सीधा कह दिया, सीधा हम ये कह दें, मे यू गो टू हेल, और सीधा मे गॉड यू गो टू हेल, और तीसरा हम सीधा कह दें गो टू हेल। तो तीसरी कंडीशन में हमने क्या यूज किया, तीसरी कंडीशन में मे का यूज किया नहीं है। तो मे यू गो टू हेल, सीधा हमने उसको अभिशाप दे दिया। यहाँ ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मैंने अभिशाप दिया, मे गॉड यू गो टू हेल, और तीसरे में हमने सीधा दे दिया गो टू हेल। अब यहाँ स्टूडेंट्स तीसरी कंडीशन में मैं जो तुम्हें बताना चाहता हूँ, जो मैं जिस पॉइंट पे मैं तुम्हें ला रहा हूँ, वो क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस शुरू होते हैं। तो ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। ठीक इसी तरह से थैंक यू वाला सेंटेंस जो है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। और ठीक इसी तरह से गुड मॉर्निंग वाला भी सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो वो भी इम्पेरेटिव की तरह से हुआ, चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से तो सेंटेंस इम्पेरेटिव शुरू होते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, चूँकि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज में कमांड हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, एडवाइस हो सकती है, सजेशन हो सकता है, उसमें ना विश हो सकती है, ना उसमें बेड हो सकता है, अभिवादन हो सकता है, और ना ही उसमें अभिशाप हो सकता है। इसलिए क्योंकि सेंटेंस में अभिशाप का भाव है। और एक चीज़ और, यदि इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तो उसके बाद में फुल स्टॉप लगता है। यहाँ सेंटेंस के लास्ट में क्या लगा हुआ है, यहाँ सेंटेंस के लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। तो एक्सक्लेमेशन किसके बाद लगा है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लगा होता है या उस ऑप्टेटिव सेंटेंस में लगा होता है। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में भी हम विश नहीं कर सकते। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं, दुख प्रकट कर सकते हैं, खुशी प्रकट कर सकते हैं, शाबाशी का भाव प्रकट कर सकते हैं, अनुमोदन कर सकते हैं किस चीज़ का। लेकिन आशीर्वाद और अभिशाप का भाव हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के द्वारा नहीं, बल्कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के द्वारा करते हैं एक्सप्रेस। तो इसलिए ये सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से अवश्य शुरू हो रहा है, लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है, क्योंकि इस सेंटेंस के द्वारा अभिशाप का भाव प्रकट किया गया है। तो स्टूडेंट्स, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। सेंटेंस देख करके कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्यों इम्पेरेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। लेकिन बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, चूंकि इम्पेरेटिव के बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन नहीं लगता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप का यूज़ होता है। तो अब चूंकि इसके अंत में क्या लगा हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, तो निश्चित रूप से ये सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं है, बल्कि क्या है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो हम कई बार शॉर्ट में करने के चक्कर में हम मे का यूज़ करना भूल जाते हैं या मे का यूज़ नहीं करते। और कुछ कंडीशन होती है ऐसी है जिसमें हम मे का यूज़ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जैसे अभिवादन का भाव है, उसमें मे की आवश्यकता नहीं। जैसे धन्यवाद का भाव है, उसमें मे की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रहे कि इस तरह के सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि उनके लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है और सेंटेंस में जो भाव दिया होता है वो सेंटेंस इम्पेरेटिव सेंटेंस की परिभाषा में नहीं आता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन में नहीं आता। सेंटेंस में जो भाव दिया होता है वो किसकी डेफिनेशन में आता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन में आता है। इसलिए उन सेंटेंसेस को इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का पैटर्न फॉर्मेशन होने के बावजूद भी हम
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में रखते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए कई बार हम जो है मे का यूज़ नहीं करते, लेकिन उसके बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है और सेंटेंस में भाव आशीर्वाद का, अभिशाप का, इच्छा प्रकट करने का, शुभकामनाएं देने का दिया हुआ है, तो निश्चित रूप से हम सेंटेंस में को किस कैटेगरी में रखेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में रखेंगे। अब स्टूडेंट्स, मैंने जैसा बताया कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन में आएंगे तो ट्रांसफॉर्मेशन में इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए रूल्स अलग होंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के लिए रूल्स अलग होंगे। तो कई बार हम मिस्टेक करते हैं इस चीज़ की, कई बार हमसे गलतियां हो जाती है कि हम उसको ऑप्टेटिव की कैटेगरी में रख करके इंपेरेटिव की कैटेगरी में रख करके यदि हम ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं तो हम मिस्टेक कर बैठते हैं और हमें मार्क्स नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रहेगा, ये ध्यान रखेंगे आप कि पहले आपको आइडेंटिफाई ये करना है, पहले आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि सेंटेंस किस तरह का, तब जा करके आप ट्रांसफॉर्मेशन सही तरीके से कर पाएंगे। और यदि आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स आप फिर ट्रांसफॉर्मेशन भी उसका सही से नहीं कर पाएंगे, और यदि आपका ट्रांसफॉर्मेशन सही नहीं होगा तो आपको मार्क्स भी नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, ये था आज पार्ट 16 में टाइम एंड टेंस के ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरे चैनल को अभी लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको टाइम से प्राप्त होते रहें। स्टूडेंट्स, वीडियोस को पूरा देखें, पूरा देखने पर भी आप समझ पाएंगे। यदि आपने स्टार्टिंग के 2, 4, 5, 7, 10 मिनट उसको देख करके छोड़ दिया तो आप उस टॉपिक को क्लियर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से आपको समझ नहीं आ पाएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखें ताकि आप उसके कंटेंट को एंटायरली समझ जाएं, पूर्ण रूप से समझ जाएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें ताकि मुझे पता चले ना कि जो मेरा उद्देश्य है वो मैं पूरा कर पा रहा नहीं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि आपको अच्छे से अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, समझा सकूं। तो ये मुझे पता चलेगा जब आपके कमेंट्स आएंगे कि आपके वीडियो आपके लिए यूज़फुल हो पा रही है या नहीं हो पा रही। और इसके अलावा वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जितना संभव हो सकता है अपने सभी साथियों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सके। क्योंकि इन वीडियोस बनाने का, इस चैनल बनाने का ये भी पर्पज़ है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सके, चूँकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका लाभ नहीं उठा पाए तो फिर मेरा पर्पज़ कहीं पूरा नहीं होता। पर्पज़ पूरा मेरा तभी होगा जब अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इन वीडियोस को देख करके अपनी प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी करें, अपने बेसिक जो नॉलेज है इंग्लिश की उसको इम्प्रूव करें। तो स्टूडेंट्स, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।